नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में 1 मिनट पर रिपोर्ट आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आइए इस प्रोग्राम में, इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। लेकिन रूस और फिनलैंड में भी अब तनाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि फिनलैंड के नाटो में जाने के एक बड़े ऐलान पर रूस की तरफ से किसी बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। रूस यूक्रेन में जंग जारी है और इस बीच रूस के खिलाफ कुछ और देश भी होते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप का भी विस्तार हो रहा है। हाल ही में फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन और प्रेसिडेंट सॉली निनिस्टो पहले ही इसको लेकर बयान जारी कर चुके हैं कि उनका देश नेटो में शामिल होने वाला है। और अब इसी को लेकर एक और बयान सामने आया है नेटो के हेड जेम्स स्टोलटनबर्ग का। उन्होंने कहा कि फिनलैंड को फास्ट ट्रैक मेंबरशिप देने की तैयारी की जा रही है, लेकिन ये घोषणा फिनलैंड के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात के साफ संकेत दे चुके हैं कि अगर फिनलैंड नेटो में जाता है तो इसके नतीजे फिनलैंड को भुगतने होंगे। पहले ही पुतिन साफ कर चुके हैं कि अगर फिनलैंड नाटो में गया तो रूस की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया होगी। हालांकि पुतिन ने ये कतई साफ नहीं किया था कि ये प्रतिक्रिया सेना की तरफ से की जाएगी या फिर किसी तरह का कारोबारी प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या अब अपनी ओर से रूस बड़ा एक्शन फिनलैंड के खिलाफ लेने वाला है? क्या नाटो में वाकई में फिनलैंड शामिल हो सकता? अगर ऐसा हुआ तो एक और युद्ध क्या हमें देखने को मिलेगा? सवाल बहुत है लेकिन जवाब नहीं मिल पाए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद मामले की। इस मामले में वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई को टाल दिया गया। कोर्ट ने 3 याचिकाओं को लेकर सुनवाई करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी इस मामले को लेकर अपडेट क्या है, देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट में कल दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों के हड़ताल के चलते इसे टाला गया। विशेष सचिव की टिप्पणी से नाराज वकीलों ने कार्य बहिष्कार का फैसला किया है। इसी बीच हिंदू पक्ष ने बनारस बार एसोसिएशन को एक पत्र लिखा। पत्र में मांग की है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की सुनवाई बेहद अहम है, इसलिए ज्ञानव्यापी पक्ष से जुड़े वकीलों को काम करने की अनुमति दी जाए। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में 3 बिंदुओं को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें वजू के स्थान को शिफ्ट करने की मांग की गई, बड़े नंदी के सामने बंद दीवार को तोड़े जाने की मांग और कथित शिवलिंग की नापजोख कराने की मांग की गई है। अर्जी की इन मांगों पर सुनवाई की जानी थी। साथ ही मुस्लिम पक्ष आज अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव की तरफ से एडवोकेट पर की गई टिप्पणी को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में वकील ने हड़ताल का ऐलान किया। गौरतलब है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे में हिंदू पक्ष ने वजूखाने की जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया। उसने कोर्ट से इस स्थान को सील करने के साथ साथ सुरक्षा देने की मांग की थी। मामला वाराणसी की कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया था। जवाब दाखिल करना होगा, लेकिन असल में सवाल वही है कि जो प्रक्रिया चली आ रही थी वो प्रक्रिया यूं ही चलेगी? क्या जो सील करने की बात हुई थी उसके बाद इस सील को खोला भी जाएगा? कई तरह के प्रश्न अभी भी हैं जो दोनों पक्षों के बीच भी घूम रहे हैं। ये मामला लगातार विवाद का बड़ा कारण बढ़ता जा रहा है। अब किसानों की बात कर लेते हैं। मोहाली में किसानों के प्रदर्शन के बीच अब सरकार ने बातचीत के लिए न्योता दिया था। किसानों और सरकार के बीच बैठक भी हुई है। ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है। बची हुई मांगों को 2 दिन में पूरा करने का एक बड़ा आश्वासन दिया गया है। मोहाली में धरने पर बैठे किसानों को सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। किसानों के 23 संगठनों के नेताओं ने सीएम भगवंत मान के साथ बैठक की। बैठक में बोनस वाली बात के अलावा सभी मांगों पर किसानों के साथ सरकार की सहमति बन गई। आपको बता दें कि किसान संघ सूखे अनाज के कारण उपज के नुकसान की भरपाई के लिए गेहूं की फसल पर 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा उनकी मांग थी कि जोन सिस्टम को भंग किया जाए और 10 जून से धान की रोपाई की अनुमति दी जाए। किसानों की मांग ये भी थी कि हॉर्स पावर की प्रत्येक यूनिट के लिए 4700 रुपए के वर्तमान लोड शुल्क में 1200 रुपए की कटौती की जाए और ओवरलोड फीडर सिस्टम को खत्म किया जाए। पॉजिटिव है, काफ़ी मंगां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, काफ़ी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2 दिन तक क्लीयर हो ਜਾਣਗੀਆਂ। सो 2 दिन तक काफ़ी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। इससे पहले मंगलवार को किसानों की सीएम भगवंत मान के साथ बैठक होनी थी, लेकिन वो स्थगित हो गई, जिसके कारण किसान भड़क गए और किसान संगठन ने सरकार को बैठक के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 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 24 घंटे का अल्
इस बैठक का नतीजा सकारात्मक रहा है, लेकिन बाकी जो बची 3 मांगे हैं, क्या उस पर भी सहमति बन पाएगी, देखने वाली बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा को 368 करोड़ की 38 परियोजनाओं की सौगात दे दी है और साथ ही कई मुद्दों पर खुलकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत की है। देखिए 1 मिनट की ये खास रिपोर्ट, विस्तार से भी रफ्तार से भी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 368 करोड़ की 38 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह और सांसद सुनीता दुग्गल समेत कई नेता मौजूद रहे। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने गांव भावदीन में पिछले दिनों शहीद हुए निशान सिंह के परिजनों को सांत्वना दी। इस मौके पर सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गांव भावदीन के सरकारी स्कूल का नाम शहीद निशान सिंह के नाम पर होगा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने निकाय चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला दोनों पार्टियों के संसदीय बोर्ड चेक करेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। सिरसा और कालावली में पहले चरण में चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने संभावना जताई कि चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फ्री का नारा देकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी सरकार के विरोध में किसान आज खड़े हैं। पंजाब में फ्री की योजनाएं नहीं चल रही। सीएम मनोहर लाल ने किसानों के बोनस की मांग पर बोलते हुए कहा कि 50% गेहूं की खरीद सरकार कर चुकी है। प्राइवेट एजेंसियों में भी गेहूं का है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुलकर कई मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन सबसे बड़ी निगाहें तो उन पर इसी बात को लेकर टिकी हुई थी कि सिरसा को क्या सौगातें देते हैं। तो शिलान्यास उद्घाटन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में 3 दिन के सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन हुआ था और आयोजन के समापन कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर मौजूद रहे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में चल रही 3 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा का समापन हो गया। समापन के मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ता है। सांसद नायब सिंह सैनी के प्रयासों से कुरुक्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस खेल स्पर्धा में सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रकार के आयोजन से युवाओं का खेल के प्रति रुझान बढ़ता है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने पहले भी देश का नाम रोशन करने का काम किया है। इस दौरान मुख्य अतिथि ने सांसद खेल स्पर्धा के विजेता टीमों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ऐसा तो होता है कुछ खिलाड़ी हैं जो दुनिया में हमारा नाम कर देंगे, लेकिन सेहत तो पूरे सब के सब ठीक थी। इनको इसीलिए इतना बड़ा सम्मान देता है कि तरफ देखा अपनी कुछ तो ठीक करो। ऐसे तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन इस तरह प्रयास करके अपनी ठीक करो, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा फिटनेस के लिए इतना जोर दिया। इससे पहले में इसी खेल प्रतियोगिता के दौरान युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए थे, जब वो खुद दौड़ लगाते दिखे थे। फरीदाबाद में लगातार तलाशी और चेकिंग का काम जोरों शोरों से चल रहा है। रेलवे स्टेशन हो या फिर बस अड्डा, कंपनी हो या फिर घरों में रहने वाले किराएदार, फरीदाबाद की पुलिस हर किसी पर है और सभी की जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए 1 मिनट की इस खास रिपोर्ट में, विस्तार से भी रफ्तार से भी। मोहाली विस्फोट और करनाल में मिले आतंकवादियों के बाद फरीदाबाद में लगातार तलाशी और चेकिंग अभियान तेजी से चल रहा है। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, कंपनी या फिर घरों में रहने वाले किराएदार, फरीदाबाद पुलिस सभी की जांच कर रही है। डीसीपी कौशल सिंह की माने तो फरीदाबाद पुलिस संदिग्ध गतिविधियों को लेकर काफी सक्रिय है। फरीदाबाद के उद्योगपतियों से भी इसको लेकर पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि कंपनियों के अंदर आने वाले सामान की जाँच करें और उसके बाद ही उसे अंदर जाने दें। फरीदाबाद में पुलिस बसों के अंदर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है और साथ ही यात्रियों की जाँच की जा रही है और साथ ही उनके सामान की भी। आजकल पिछले कुछ दिनों से हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में उग्रवाद से संबंधित कई घटनाएं सामने आ रही हैं। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम अपने अपने एरिया में पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने आसपास सारी जगह को भीड़ भाड़ वाले स्थान पर थोड़ा ध्यान रखें। कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसकी सूचना दें। वहीं डीसीपी ने आमजन से आह्वान किया है कि वो अगर कहीं भी कुछ सामान मिलता है तो उसकी सीधी शिकायत पुलिस को करें। अनिल राठी, फरीदाबाद, खबरें अभी तक। करनाल के बसताड़ा के नजदीक आतंकियों को पकड़ने के बाद और साथ ही मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस दफ्तर पर हमले होने के बाद अब लगातार हरियाणा पुलिस भी सतर्क है, इसलिए इस तरह की चेकिंग अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। गुरुग्राम में माहिरा होम सोसाइटी का लाइसेंस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने रद्द कर दिया था। अब इससे पहले लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद फ्लैट खरीदने वाले जो इन्वेस्टर्स थे
उन्होंने डीटीपी कार्यालय पर जमकर प्रोटेस्ट भी किया है। गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी माहिरा होम सोसाइटी का लाइसेंस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि 2017 में लगभग 10 एकड़ में अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी विकसित करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने माहिरा होम सोसाइटी को लाइसेंस दिया था। फर्जी कागजात, बैंक गारंटी के साथ छेड़छाड़, लाइसेंस लिए जाने के समय कोलैबोरेशन करार, एसपीए और जीपीए पर फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में यह कार्रवाई हुई। इसके अलावा माहिरा होम सोसाइटी के बिल्डर के खिलाफ प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले अवंतियों ने डीटीपी कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया था। आरोप यह था कि प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था। दरअसल माहिरा होम सोसाइटी समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर के बेटे सिकंदर सिंह की है। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 68 में 2017 में लॉन्च हुआ था। इस प्रोजेक्ट में 1480 फ्लैट थे और सभी बिक चुके थे। इसके अलावा सेक्टर 63, सेक्टर 95, सेक्टर 103 में भी माहिरा होम्स के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। वायर्स को जब पता चला कि बिल्डर का लाइसेंस रद्द हो गया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी को लेकर माहिरा सोसाइटी के बायर्स ने गुरुग्राम के सेक्टर 14 स्थित डीटीपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था। इससे पहले भी लगातार देखा जा रहा है कि शिकायतें तो आ गई थी, लेकिन उसके बाद किस तरह से कार्रवाई हुई और उसके बाद प्रोटेस्ट किस तरह से हुई, ये लगातार देखा जा रहा है। आगे बढ़ते पलवल के राखोता गांव में जन स्वास्थ्य विभाग की सीएम विंडो पर शिकायत करना एक पूर्व फौजी को भारी पड़ गया। दरअसल विभाग के अधिकारियों ने कार्य में बाधा डालने का केस पूर्व फौजी पर दर्ज करवा दिया। पलवल के लाखोला गांव में एक पूर्व फौजी ने सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अब उल्टा पूर्व फौजी की ही मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि विभाग के अधिकारियों ने काम में बाधा डालने के आरोप में उसी पर केस दर्ज किया है। दरअसल लाखोता गांव में जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, तो गांव के कुछ लोगों ने गरीब परिवारों के घर तक पेयजल पाइपलाइन बिछाने की मांग जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से की। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो राखोता गांव निवासी पूर्व फौजी राजपाल ने विभाग की अनियमितताओं की शिकायत जिला उपायुक्त और सीएम विंडो पर 18 जनवरी 2022 को की। जब मैंने इसके बारे में जेई और ठेकेदार से बात की तो उन्होंने बोला कि ये काम हम अपनी मर्जी से करेंगे और इसके बारे में आपको जहां रिपोर्ट करनी है वहां कर दो। तो ऊपर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बनाया जा रहा है कि आप सीएम विंडो वापस ले लो और हमें अपनी मर्जी से काम करने दो। लेकिन शिकायत पर कोई समाधान नहीं हुआ और गांव में गरीबों और दलितों के घर तक पानी नहीं पहुंचाया गया। उल्टा विभाग द्वारा शिकायतकर्ता राजपाल पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। देखने वाली बात है इस मामले में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात एक और अहम खबर की हम करेंगे। दरअसल रोहतक में प्रशासन का पीला पंजा चला और बाजार में अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। 1 मिनट की ये रिपोर्ट काफी खास है। रोहतक नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाने का काम एक बार फिर से शुरू हो गया। इस बार हरियाणा की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट सॉरी क्लॉथ मार्केट में निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया, लेकिन मार्केट में संकरी गली होने के कारण जेसीबी काफी अंदर तक नहीं जा पाए। इसके लिए नगर निगम के अधिकारी सुरेंद्र गोयल ने दुकानदारों को साफ साफ चेतावनी दी कि या तो वो खुद अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो नगर निगम की तरफ से मजदूरों को भेजा जाएगा और हथौड़ों और कुदाल के जरिए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जेसीबी जाने में असमर्थ है। पहले तो हम दुकानदारों को ही मौका देंगे कि वो अपने आप से ही करा दें और फिर उसके बाद अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके बाद हम हथौड़े गेती वगैरह जो भी हमारी लेबर है उसके जरिए कराया जाएगा। कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? यहाँ सॉरी मार्केट में तो लगभग 1500 दुकानें होंगी। भाई साहब को ज़्यादा पता है जो यहाँ 1500 लगभग दुकानें हैं। आप अल्टीमेट भी दिया था पहले? बिल्कुल, अल्टीमेट वगैरह हमने सब कुछ कर रखा है और जो है उसकी जो समय सीमा वो समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि रोहतक में नगर निगम की तरफ से बाजारों में अतिक्रमण हटाने का काम चलाया जा रहा है। ऐसे में रोहतक के सबसे व्यस्ततम बाजार सॉरी क्लॉथ मार्केट में दुकानदारों को पहले नोटिस दिया गया था और उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। अतिक्रमण को लेकर पहले भी कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है। अब देखने वाली बात है कि जो चेतावनी दी गई उसका असर दिखाई देता है या यूं ही अतिक्रमण जारी भी रहता है। जिनको हरा भरा बनाने और साथ ही पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वन विभाग ने 4 लाख पौधे लगाने का एक बड़ा टारगेट रख दिया है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जींद में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए आगामी मानसून से पहले वन विभाग ने जिले में 4 लाख पौधे लगाने का टारगेट किया है। इनमें से 1 लाख पौधे बच्चों को निःशुल्क दिए गए। 1.5 लाख पौधे हर गांव पंचायत के हिसाब से बांटे जाएंगे, जिन्हें गांव के तालाब और आसपास के सार्वजनिक जगहों पर लगाया जाएगा। इस बार विभाग का अंदाजा है 4 लाख का और हम इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये एक आइडिया है कि 4 लाख तो हम लगाएंगे। और इस 4 लाख से अलग भी हमारी कई स्कीमें हैं, जिसमें कि
पौधागिरी जो हमारी स्कीम है 6ठी से 12वीं क्लास के तक के बच्चों को हम पौधे देते हैं और इसमें भी हमारे 1.25 लाख के करीब पौधे जाएंगे और ऐसे एक जल शक्ति अभियान है उसमें भी हमारे इतने के लगभग पौधे जाएंगे 1.25 लाख के करीब। करीब 3 साल पहले भी स्कूलों में हर बच्चे को पौधे देने की योजना शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना के चलते योजना बीच में बंद हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से वन विभाग ने योजना पर काम करना शुरू किया। विजेंद्र कुमार जैन, खबरें अभी तक। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है हम देखेंगे और साथ ही जागरूक करने वाली बात जो है इसका एक बड़ा टारगेट रखा गया है। अब लोग पर्यावरण को बचाने के लिए कितने वाकई में अपने आप में जागरूक होते हैं ये भी आने वाला वक्त जरूर बताएगा। इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता देते हैं। दरअसल किसानों और पंजाब सरकार के बीच बैठक हुई थी। किसानों और पंजाब सरकार के बीच सहमति कई मुद्दों पर बन चुकी है, कई विषयों पर अभी सहमति बनना बाकी भी है। चंडीगढ़ पंजाब बॉर्डर पर इकट्ठा हुए थे किसान। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो काफी अहम है। चलो मान पत्र मिली और अभी बता दिया कि जरा पानी थले जा रहा नहर ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਆ ਸੀਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਾਪਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਰੂਗੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਹਿਬਾਨ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੇੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਟਾਈਮ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। तो आपने सुना, अब पंजाब सरकार की ओर से आश्वासन तो दे दिया गया है, कुछ मांगे अभी बाकी हैं पूरे करना, लेकिन यहां से लग रहा है कि सहमति जिन बातों पर बनी है, भरोसा है किसानों को। आम आदमी पार्टी सरकार पर देखने वाली बात है कि आगे जो मीटिंग्स होंगी और जिन बातों पर सहमति बनने की बात हो रही है क्या उन पर सहमति बनेगी या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट होगा खबर अब तक आप तक पहुंचाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जितेंद्र जी, जो एक तरह से संबोधित किया गया किसानों को आम आदमी पार्टी सरकार के प्रतिनिधि की ओर से, कैबिनेट मंत्री की ओर से, तो ऐसे में क्या समझा रहा है कि ये जो पूरा मामला उलझा हुआ था वो सुलझ गया है? क्या बात बन गई है या अभी और भी दौर की बातचीत होगी और जो बाकी मांगे बची हैं उन पर बातचीत करने के लिए आगे कब बैठेगी ये पूरी बैठक? देखिए कमल, बिल्कुल हम बताना चाहेंगे जिस तरीके से कुलदीप धालीवाल जो कि पंचायत मंत्री हैं पंजाब के, उनकी तरफ से यहाँ पर तमाम किसानों को संबोधित यहाँ पर किया गया है और जो किसान आगू नेता हैं वो इस वक्त उसके बाद इस आश्वासन को लेकर के उनका क्या कहना है उस पर अपना जवाब यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये जो संबोधन है इसके बाद इस आंदोलन की जो अगली दिशा है वो तय होने वाली है और दर्शकों को हम सुनवाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अब किसान आगू नेता की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਲਿਮਟਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟਵਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ? ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ आगे बढ़ते हैं। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड मारी और नियमों को दरकिनार कर अवैध रूप से चलाए जा रहे ईंट भट्ठों पर कार्रवाई भी की गई है। हरियाणा में चल रहे अवैध कारोबार और कारोबारियों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम दबिश दे रही है। सोनीपत में पिछले कई दिनों में मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम एक्शन मोड में नजर आई। पिछले हफ्ते बर्फ खानों पर कार्रवाई की गई तो मंगलवार को खरखोदा इलाके में चल रहे ईंट भट्टों पर कार्रवाई की गई। भट्टा मालिकों में सनसनी फैल गई। छापेमारी में विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ईंट पकाने के लिए कोयले पर कच्चे रबड़ का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि बैन है। गुप्त सूचना के आधार पर ही कार्रवाई की गई। खरखोदा में सूचना मिल रही थी जो भट्टे चल रहे हैं उसमें ईंधन के रूप पर रबड़ का वेस्ट प्रोडक्ट कोयले के साथ मिलाकर यूज़ किया जा रहा है, जिसकी सूचना पाने पर पॉल्यूशन विभाग को, खाद्य आपूर्ति विभाग को व सीएम फ्लाइंग ने जॉइंट रेड की, जिसमें सूचना सही पाई गई और उस सूचना के आधार पर अभी कार्रवाई की जाएगी। कई भट्टों को भी चेक किया जा रहा है। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सही ढंग से जवाब न मिलने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नितिन अंतिल, सोनीपत खबरें अभी तक। पिछले कुछ समय से सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्टिव मोड में नजर आती है और ये भी साफ तौर पर देखने को मिलता है कि जॉइंट ऑपरेशन में सफलता हासिल होती है और लापरवाह अधिकारी हो या फिर किसी कंपनी पर छापा मारना हो, बड़ी कामयाबी मिल ही जाती है। रोहतक में हथियारों के जखीरे के साथ 2 आरोपी पकड़े गए। दरअसल दोनों आरोपियों को सीआईए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन इतने में सीआईए पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। रोहतक पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। पकड़े गए दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया गया, ताकि रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा सके। दरअसल रोहतक के सीआईए 2 को सूचना मिली थी कि सांपला के खरावड़ गांव के पास कुछ युवक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं। सीआईए 2 की टीम मौके पर पहुंचते ही आरोपियों ने टीम पर फायरिंग कर दी। जैसे ही टीम उनके पास गई है तो पाया गया, लगभग 25-30 मीटर दूर से पाया गया कि लगभग 3 लोग वहाँ पर थे। एक i20 वाइट कलर की गाड़ी थी, तो जैसे ही उनको रोकना चाहा तो एक तो i20 लेके फरार हो गए। बाकी 2 लोगों ने फायर किया है 20-25 मीटर से दूर से एकदम अनाप शनाप फायर करके। तो उनको पता लगा कि CI2 काफ़ी बड़ी है और AK-47 है, तो फिर वो खेतों की तरफ भाग लिए। तो उसके तुरंत बाद वही मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी भागने में कामयाब रहा। पुलिस बाकी के 2 आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आरोपियों की मंशा क्या थी। तो पुलिस ने हत्या होने से पहले ही जो प्लानिंग थी आरोपियों की, अपराधियों की, उसको दरकिनार किया और उसका पर्दाफाश भी किया। अब इस मामले में मुख्य सरगना जो है उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अभी दबिश दे रही है। आगे बढ़ते हैं। पलोल में युवक का शव झाड़ियों से मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 1 मिनट में देखिए क्या है पूरा मामला। यूपी के अलीगढ़ के उदयपुर गांव से पलवल लाकर एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। मृतक का शव झाड़ियों से मिला के परिवार के लोगों ने उससे 2 से 3 बार फोन पर बात की। बताया कि हामिदपुर तक पहुंच गया के, जहां उसने बाइक को किसी दुकान पर छोड़ दिया के, आगे गाड़ी से पलवल के लिए जाने वाला के, लेकिन उसके बाद परिवार के लोगों से कोई बातचीत नहीं हो पाई। परिजनों ने कहा कि 15 मई को जब उसका कोई संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने 16 मई को टप्पल थाने में जाकर गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पापा घर से क्या थे, मैं तेरी दीदी के यहाँ जा रहा हूँ ना, तो फिर पापा ने कह रहे मैं टप्पल मोटरसाइकिल खड़ी कर जाऊँगा। टप्पल से फिर हमने फोन किया पापन पे, पापा कह रहे मैं हामिदपुर पहुँचा हूँ। फिर हामिदपुर से फिर हमने दोबारा फ़ोन किया तो ब्लैक में नंबर डाला।
हत्या कब और किसने की, इसका भेद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद के सामने आएगा। परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट गया है। बताया गया कि मृतक के 5 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियों की शादी कर चुका है, 3 बच्चे अभी छोटे हैं। शव का झाड़ियों में मिलना और उसके बाद हत्या की आशंका जताना, क्या वाकई में हत्या का मामला है? पुलिस अपनी जांच कर रही है। यमुनानगर के जगाधरी में एक पेंट की दुकान में आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। यमुनानगर में जगाधरी के मटका चौक पर एक पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से आवाज सुनकर आसपास लोग मौके पर जमा हो गए। वहीं सूचना देने पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जो 4 बजे मुझको फोन आया पड़ोसियों का कि आग लगी, आ जाओ। आया हूँ तो ये खत्म था। क्या काम का जायजा जब तक मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा। मौके पर पहुंचे जिला फायर अधिकारी प्रमोद दुग्गल की माने तो उनको जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने तुरंत 2 गाड़ियां रवाना कर दी और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान होने के बाद हमने इमीडिएटली 2 गाड़ियां मूव कर दी। यहाँ गए, पता लगा कि आग ज़्यादा है, उसके बाद हमने 3-4 गाड़ियाँ और भेजी। लेकिन उससे पहले भी एक 12 मोड़ के बाद फैक्ट्री में आग लगी हुई थी, हमारी 3-4 गाड़ियाँ वहाँ गई हुई हैं। वहीं आसपास की दुकानों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितना विकराल रूप धारण कर चुकी थी। वहीं अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि आग लगने के पीछे की क्या वजह है। तो इसी सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है कि आखिरकार आग लगने का मुख्य कारण आखिरकार क्या रहा, क्योंकि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।